हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अप्रैल 2026 महीने के प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि अभी तक ISPC सेंटर को टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च ऑप्शन में जाकर सर्च करिए @IASPCS सेंटर और टेलीग्राम पर हमें अवश्य ज्वाइन करिए। तो चलिए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हॉट टॉपिक के रूप में भी आप लोग जान सकते हैं, कि केंद्र सरकार ने सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य कर दिया है। तो अब यहाँ यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर जो वंदे मातरम है उसे राष्ट्रगीत के रूप में कब मान्यता प्रदान किया गया। तो ध्यान दीजिए, वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। और वंदे मातरम में टोटल यदि सभी छंद को मिला दिया जाए तो वंदे मातरम में टोटल 6 छंद हैं। और वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी 6 छंद की गायन को अनिवार्य कर दिया गया है और इसके गायन की अवधि निर्धारित की गई है 3 मिनट 10 सेकंड। यदि हम लोग राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन की अवधि निर्धारित की बात करें तो जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को गायन के लिए टोटल 52 सेकंड की अवधि निर्धारित है। उसी प्रकार से राष्ट्रगीत को गाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि को निर्धारित किया गया है। अब यदि वंदे मातरम के संबंध में कुछ अन्य हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, वंदे मातरम की जो रचना है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 7 नवंबर 1875 ईस्वी को वंदे मातरम की रचना की गई थी। और सबसे पहले यह पहली बार जो है वह बंग दर्शन नामक एक पत्रिका में 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। लेकिन सबसे पहले किसी उपन्यास की बात करें तो 1882 ईस्वी में आनंद मठ में इस वंदे मातरम का प्रकाशन किया गया। अब यहाँ यह सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया। तो ध्यान दीजिए, जो 1896 ईस्वी में कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन किया गया था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2025 की हम लोग बात करें तो वर्ष 2025 ईस्वी में यह जो वंदे मातरम है उसकी रचना की 150 वर्ष पूर्ण हो गए थे। इसके अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा एक देशव्यापी राष्ट्रीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। तो यह हो गया पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दूसरा है कि मणिपुर में नई मुख्यमंत्री बने हैं। तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में वाई खेमचंद्र सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने। तो आप लोग जानते होंगे कि मणिपुर में वर्ष 2025 ईस्वी में मणिपुर की विधानसभा को केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 356 जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है राज्यों में, इसी अनुच्छेद 356 का सहारा लेकर केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर की विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। ध्यान दीजिए, विधानसभा भंग नहीं किया गया बल्कि विधानसभा को निलंबित किया गया था। कब? तो 13 फरवरी 2025 ईस्वी को। और इसी विधानसभा को निलंबित करने के साथ ही मणिपुर में अनुच्छेद 356 को लागू कर दिया गया यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके उपरांत जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, ध्यान दीजिए, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, जिन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। इसके तत्पश्चात जो नई सरकार का गठन हुआ कब? तो 4 फरवरी 2026 ईस्वी को नई सरकार का गठन हुआ जिसके मुख्यमंत्री बने वाई खेमचंद्र सिंह। और इस नई सरकार में 2 अन्य उप मुख्यमंत्री बने यानी कि 2 अन्य डिप्टी सीएम भी बने जो कि 2 प्रमुख जनजाति समुदाय से आते हैं। पहला जो है वह है नेमचा किपगेन, ये कुकी समुदाय से बिलोंग करते हैं। और दूसरे जो उप मुख्यमंत्री बनी है उनका नाम है एल दिखो, ये माफ करिएगा, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है एल दिखो, ये नागा समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब यदि हम लोग राज्यपाल और विधानमंडल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करें तो ध्यान दीजिए, जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। जो अनुच्छेद 168 है यह उपबंध करता है
कि राज्यों के एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा, यानी कि राज्यों के लिए विधानमंडल का प्रावधान का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 169। यदि हम लोग 169 नंबर अनुच्छेद की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके तहत राज्यों में विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया है। और पिछले कुछ वर्षों की यदि हम बीपीएससी या अन्य सिविल सर्विस के साथ साथ अन्य हम लोग एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखें तो उसमें पूछा गया है कि विधान परिषद की संरचना का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170। जो अनुच्छेद 170 है वह विधानसभा की संरचना का उपबंध करता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग 171 की बात करें तो अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का उपबंध करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो वहीं अनुच्छेद जो 163 है इसमें यह उपबंध किया गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य प्रकार के उपबंध की चर्चा की गई है। तो यह हो गया राज्य विधानमंडल के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल। नेक्स्ट है लखपति बिटिया योजना। यदि हम लोग लखपति बिटिया योजना की बात करें तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली लाडली योजना, ध्यान दीजिए, हाल ही में नई दिल्ली की सरकार ने दिल्ली लाडली योजना को बंद करके इसके स्थान पर 1 अप्रैल 2026 ईस्वी से एक नई योजना प्रारंभ की है जिसका नाम दिया गया है लखपति बिटिया योजना। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि दिल्ली लाडली योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है लखपति बिटिया योजना। लेकिन इसमें दिल्ली लाडली योजना की तुलना में लखपति बिटिया योजना में कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखिए, लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत जो योग्य अभ्यर्थियों की जो पात्रता है वह निर्धारित किया गया है कि वैसे परिवार जिनकी वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख से कम हो, 1,20,000 से कम हो, पहला पात्रता के लिए शर्त हो गया। दूसरी शर्त है कि 18 वर्ष से पूर्व विवाह करने पर यह राशि प्राप्त नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्ची को जन्म पर 11,000 रुपये प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि वो स्नातक उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें 20,000 की राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार से लखपति बिटिया योजना के तहत टोटल 56,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का निर्णय लिया है और ऐसा निर्णय वह केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में लिया है। तो ध्यान दीजिए, केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 ईस्वी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने का एक प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा था और इसी के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 फरवरी 2026 ईस्वी को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उसके उपरांत केरल का नाम बदलकर केरलम वैधानिक रूप से हो गया है। नेक्स्ट, यदि हम लोग भारत के वैसे राज्य की चर्चा करें जिनका नाम में परिवर्तन किया गया तो सबसे पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है 1950 ईस्वी में जो यूनाइटेड प्रोविंस था उसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। क्या? तो उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जिसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट है 1969। यदि हम लोग 1969 की बात करें तो 1969 ईस्वी में मद्रास का नाम परिवर्तित कर दिया गया तमिलनाडु। नेक्स्ट है 1973। 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम परिवर्तित कर कर्नाटक कर दिया गया था और इसी प्रकार से 2007 ईस्वी में उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड कर दिया गया और 2011 ईस्वी में उड़ीसा का नाम परिवर्तित कर, ध्यान दीजिए, ओडिशा कर दिया गया, ओ कर दिया गया, जो पहले उड़ीसा था उसका नाम परिवर्तित कर ओडिशा कर दिया गया। और 2026 ईस्वी में ध्यान दीजिए तो केरल का नाम परिवर्तित कर केरलम कर दिया गया, केरल का नाम परिवर्तित कर केरलम कर दिया गया 2026 ईस्वी में। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में देश की पहली आतंकवाद रोधी पॉलिसी जारी किया गया है जिसका नाम दिया गया है प्रहार। क्या? तो प्रहार। इस प्रकार से भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा या हाल ही में समाचारों में रहा प्रहार क्या है। ध्यान दीजिए,
हाल ही में खबरों में रहा प्रहार क्या है। इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो प्रहार है वह देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति है, जिसे कि केंद्र सरकार के द्वारा 23 फरवरी 2026 ईस्वी को जारी की गई। और यह जो प्रहार है उसमें टोटल 7 प्रमुख स्तंभ हैं। प्रहार में टोटल 7 प्रमुख स्तंभ है जो कि इसी प्रहार के आधार पर निर्धारित होते हैं, जिसका पहला शब्द PRAHAR, यह हो गया प्रहार। इसमें टोटल 7 शब्द हैं, इसी के आधार पर इसके टोटल 7 प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स को स्टार्ट करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा एक करेंट अफेयर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत 72 BPSC, AEDO, बिहार SSC 10+2, बिहार CGL, बिहार SI, NTPC आदि की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ISPCS सेंटर द्वारा तेजस 2.0 नाम से एक करेंट अफेयर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक महीने का शॉर्ट नोट्स, दूसरा परीक्षा मंथन, नेक्स्ट प्रत्येक महीने का बिहार करेंट अफेयर्स PIB नोट्स प्रत्येक 15 दिनों पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ साथ केंद्र एवं बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट का संक्षिप्त नोट्स। इसके अलावा जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक सारे करंट अफेयर्स नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको 8375, ध्यान दीजिए 8375934036 या 9870564701, ये दो में से किसी भी एक नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सअप करना है। उसके उपरांत जो टेलीग्राम पे पेड बैच बना हुआ है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है सेवा तीर्थ। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री का जो पुराना कार्यालय था, जिसे PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रूप में जाना जाता था, इसे लुटियंस जोन से स्थानांतरित कर इसका नाम बदल दिया गया सेवा तीर्थ। यानी कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री का जो नया कार्यालय है उसका नाम है सेवा तीर्थ और इसका मोटो रखा गया है नागरिक देवो भव। ध्यान दीजिए, सेवा तीर्थ का मोटो रखा गया है नागरिक देवो भव। 13 फरवरी 2026 ईस्वी को कार्यालय को नई दिल्ली स्थित लुटियंस जोन से स्थानांतरित कर दिया गया। ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ यह है कि आखिर 13 फरवरी को ही क्यों कार्यालय का स्थानांतरण किया गया। तो 13 फरवरी 1931 को ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। इसी कारण 13 फरवरी को ही प्रधानमंत्री का नया कार्यालय के रूप में कार्यालय स्थानांतरित किया गया सेवा तीर्थ में 13 फरवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में अब एडविन लुटियंस के स्थान पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई। अर्थात जो पूर्व में एडविन लुटियंस का प्रतिमा स्थापित था राष्ट्रपति भवन में, तो एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर वर्तमान समय में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा को वहां स्थापित किया गया। और यह जो घटनाक्रम हुए हैं वह 23 फरवरी 2026 ईस्वी को माननीय राष्ट्रपति द्वारा इसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट है तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। देखिए यह जो फैक्ट्स है तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जब इसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होकर जब ईरान का एक युद्धपोत ईरान वापस लौट रहा था, तो ऐसे स्थिति में हिंद महासागर में श्रीलंका के पास अमेरिका द्वारा इस युद्धपोत को डुबो दिया गया। इसीलिए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह जो तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है इसका आयोजन किया गया था भारत के विशाखापत्तनम तट पर। तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर लगभग 80 वर्षों के इतिहास में तीसरा ही फ्लीट रिव्यू का आयोजन क्यों किया गया। तो देखिए यह जो फ्लीट रिव्यू है इसका प्रारंभ ही किया गया था वर्ष 2001 ईस्वी में और समय समय पर इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन के संबंध में कोई नियमित इसका आयोजन नहीं किया जाता है। इसीलिए अब तक वर्तमान समय में भारत में टोटल 3 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जा चुका है। तो पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था वर्ष 2001 ईस्वी में
दूसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया वर्ष 2016 ईस्वी में, और तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया वर्ष 2026 ईस्वी में। इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में टोटल 74 देश शामिल हुए। इसका थीम है महासागरों के माध्यम से एकजुटता, यानी कि यूनाइटेड थ्रू ओशियन इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का थीम है। चलिए, यदि हम लोग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की बात करें तो ध्यान दीजिए, माननीय राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने INS सुमेधा की सहायता से इस फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त विशाखापट्टनम के तट पर हाल ही में मिलन नामक एक नौसैनिक युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट पर मिलन नामक नौसैनिक अभ्यास का भी एक आयोजन किया गया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, वह है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम, यानी कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की बात करें तो हाल ही में इसका जो 9वां सम्मेलन है वह 20 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका 9वां सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2026 में भारत जो है वह दूसरी बार इसका अध्यक्ष बना है। पहला बार अध्यक्ष बना था भारत 2008 से 10 कार्यकाल के लिए, और दूसरा बार भारत अध्यक्ष बना है 2026 से 2028 कार्यकाल के लिए भारत अध्यक्ष बना है। और यहाँ एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि वर्ष 2024-26 के लिए इसका अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो वर्ष 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता जो है वह थाईलैंड ने संभाली थी, और थाईलैंड के उपरांत वर्ष 2026 से 28 के लिए इसका अध्यक्ष बना है भारत। भारत जो है वह दूसरी बार इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम का अध्यक्षता संभाला है। नेक्स्ट, अब हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा मलेशिया देश की हुई, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2026 की अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में मलेशिया का यात्रा किया गया। यह जो यात्रा है वह 7 से 8 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुई, और मलेशिया की यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी मलेशिया यात्रा है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में मलेशिया के प्रधानमंत्री की यदि हम लोग चर्चा करें तो वर्तमान समय में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। भारत मलेशिया के मध्य वर्ष 2024 यानी कि अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? तो अगस्त 2024 में भारत एवं मलेशिया के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए थे, और मलेशिया की वर्तमान समय में राजधानी है वह है कुआलालंपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव आयोजित करवाए गए हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 2024 में शेख हसीना के सत्ता हस्तांतरण के उपरांत वर्ष 2026 ईस्वी में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव आयोजित करवाए गए। तो इस संसदीय चुनाव की यदि हम लोग डिटेल में चर्चा करें तो इस संसदीय चुनाव का जो आयोजन है वह 12 फरवरी 2026 ईस्वी को इस संसदीय चुनाव का आयोजन करवाया गया। संसदीय चुनाव के लिए वह समान तौर पर दो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, यानी कि दो प्रधानमंत्री के दो ही प्रमुख उम्मीदवार थे। एक थे तारिक रहमान और दूसरे थे शफीकुर रहमान। यदि हम लोग तारिक रहमान की बात करें तो हाँ, इसके पहले कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। ध्यान दीजिए, जातीय संसद, एक बांग्लादेश संसद के संदर्भ में एक टर्म निकल कर आता है जातीय संसद। यह जो भारत में जिस प्रकार से संसद का नाम संसद दिया गया है, या अमेरिका में जिस प्रकार से संसद का नाम कांग्रेस दिया गया, ध्यान दीजिए, अमेरिका में जिस प्रकार से संसद का नाम कांग्रेस दिया गया है उसी प्रकार से बांग्लादेश में संसद का नाम दिया गया है जातीय संसद, यानी कि बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जातीय संसद में टोटल 350 सीट है। इस 350 के लिए 300 सीटों पर चुनाव आयोजित करवाए जाते हैं, और जो 50 सीट ऐसे हैं जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस 300 सीट में 299 सीटों पर चुनाव आयोजित करवाए गए। एक सीट पर जो कैंडिडेट थे उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी के कारण 299 सीटों पर चुनाव आयोजित करवाए गए। इस 299 सीटों पर जो चुनाव आयोजित करवाए गए उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को टोटल 209 सीट प्राप्त हुई, और सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनकर उभरा। यदि हम लोग इनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन को टोटल 212 सीटें प्राप्त हुई हैं।
जबकि जमात ए इस्लामी गठबंधन को 68 सीटें एवं एनसीपी को टोटल 6 सीटें प्राप्त हुई हैं। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान द्वारा शपथ लिया गया, यानी कि बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया गया तारिक रहमान द्वारा। कब? तो 17 फरवरी को। नेक्स्ट है, इस तारिक रहमान की मंत्रिपरिषद में एकमात्र हिंदू मंत्री बने हैं, उनका नाम है निताई राय चौधरी। ये बांग्लादेश की मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले एकमात्र हिंदू व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण यहाँ एक टर्म दिया गया है, वह है जुलाई नेशनल चार्टर। ध्यान दीजिए, यह जो जुलाई नेशनल चार्टर है वह बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए तारिक रहमान के जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसके द्वारा एक फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया है, जिसे नाम दिया गया है जुलाई नेशनल चार्टर। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, हाल ही में जापान में चुनाव आयोजित करवाए गए और उस चुनाव के उपरांत जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में सनाई तकाइची जापान के नए प्रधानमंत्री बने, यानी कि सनाई तकाइची जापान के नए प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिए। जापान की प्रतिनिधि सभा में टोटल 465 सीट है। ध्यान दीजिए, जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ उसमें टोटल 465 सीट है। इसके लिए चुनाव संपन्न करवाए गए थे 8 फरवरी 2026 ईस्वी को। और इस सत्तारूढ़ गठबंधन को, यानी कि सनाई तकाइची जो पूर्व में भी इलेक्शन के पहले भी जो प्रधानमंत्री थी वहीं पुनः प्रधानमंत्री बने और इनके सत्तारूढ़ गठबंधन को टोटल 352 सीटें प्राप्त हुई। इस सत्तारूढ़ गठबंधन में टोटल 2 राजनीतिक दल हैं, जिसमें पहला है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे सनाई तकाइची संबंध रखते हैं, यानी कि सनाई तकाइची जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। और ये जो दूसरा राजनीतिक दल है वह है जापान इनोवेशन पार्टी, यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और जापान इनोवेशन पार्टी, यही 2 राजनीतिक दल मिलकर जापान में नए गठबंधन सरकार का निर्माण किए हैं, जिन्हें 465 सीटों में, यदि हम लोग बात करें तो 465 सीटों में टोटल 352 सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कब? तो 31 जनवरी 2026 ईस्वी को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों का यदि पहला सम्मेलन की हम लोग बात करें तो पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था वर्ष 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट 2026 के लिए अपना निर्धारित लक्ष्य $3.52 करोड़ 3 फरवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र के कोष में जमा कर दिया है। और यदि हम लोग भारत द्वारा सहायता राशि, जो यूनाइटेड नेशंस को सहायता राशि प्रदान की जाती है, यानी कि जो बजट यूनाइटेड नेशंस के बजट में भारत द्वारा जो योगदान दी जाती है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का टोटल 1.016%, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का मात्र और मात्र 1.016% ही योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो यह डिटेल हो गया हमारा करेंट अफेयर्स बैच के संबंध में। आप लोग इसे अवश्य विजिट करिए। अभी तक इसमें टोटल 1250 प्लस लोग जुड़कर करेंट अफेयर्स की अपनी तैयारी को एक मजबूत धार प्रदान कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस हमारे करेंट अफेयर्स बैच में अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट है, अमेरिका और रूस के मध्य न्यू स्टार्ट ट्रीटी हाल ही में समाप्त हो गई। यानी कि ध्यान दीजिए, यह जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, आखिर यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि न्यू स्टार्ट है क्यों, स्टार्ट ट्रीटी क्यों नहीं दिया गया। तो चूंकि न्यू स्टार्ट ट्रीटी पर वर्ष 2010 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था और यह जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वह 1991 ईस्वी में हस्ताक्षरित स्टार्ट संधि का एक विस्तारित रूप है। इसीलिए मैं बताया कि इसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी का नाम प्रदान किया गया। चूंकि यह संधि है और सिर्फ 2 देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी, अमेरिका और रूस के मध्य। कब? तो वर्ष 2010 ईस्वी में यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी। इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियारों को इन 2 देशों द्वारा सीमित रखा जाएगा, यानी कि नए प्रकार के नए परमाणु हथियार का विकास अमेरिका और रूस द्वारा नहीं किया जाएगा। इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, यानी कि परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए अमेरिका और रूस के मध्य एक वर्ष 2010 ईस्वी में एक संधि हस्ताक्षरित हुई थी, जिसे नाम दिया गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी। यह जो संधि है, यानी कि ध्यान दीजिए,
यदि हम लोग स्टार्ट की बात करते हैं, जिसका नाम दिया गया है START, वह स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी का शॉर्ट नाम है स्टार्ट। यानी कि न्यू स्टार्ट की हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम हो गया न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट का पूरा नाम हो गया। 5 फरवरी 2011 ईस्वी से यह संधि जो है वह लागू हुआ था। चूंकि यह संधि 10 वर्ष के लिए थी, इसीलिए वर्ष 2021 ईस्वी में यह संधि समाप्त होने वाली थी, लेकिन वर्ष 2021 ईस्वी में इसे 5 वर्ष के लिए और वृद्धि कर दिया गया। इस प्रकार से वर्ष 2026 ईस्वी में यह जो संधि है वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी कि वर्ष 2026 ईस्वी के बाद अमेरिका और रूस के मध्य इस प्रकार का कोई भी परमाणु समझौता यानी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी वर्तमान समय में कार्य नहीं कर रही है। चलिए नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जिसे हम लोग इंग्लिश में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है वह किस संस्था द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसी के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जाता है। 13 मानकों के आधार, ध्यान दीजिए 13 मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। कितने मानक हैं? तो टोटल 13 मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और इसमें प्रत्येक राज्य यानी कि देश को 0 से लेकर 100 के मध्य अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे जैसे अंकों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे माना जाता है कि वह जो देश है उसमें भ्रष्टाचार कम है। तो टॉप 3 कंट्रीज की हम लोग बात करते हैं। तो पहला स्थान पर है डेनमार्क, जिसे 100 में टोटल 90 नंबर प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्थान पर है फिनलैंड, जिसे 88 नंबर प्राप्त हुए हैं। और तीसरा स्थान पर सिंगापुर, जिसका स्कोर है 84। इसे हम लोग नंबर को स्कोर के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि हम लोग बॉटम 3 यानी कि अंतिम 3 देश की बात करें तो 181वें स्थान पर है दक्षिणी सूडान। 181वें स्थान पर टोटल 2 देश हैं, दक्षिणी सूडान और सोमालिया, जिन्हें दोनों को समग्र रूप से जो स्कोर प्राप्त हुआ है वह स्कोर है 9। चलिए 180वां स्थान पर है वेनेजुएला, जिसे कि टोटल 10 स्कोर प्राप्त हुआ है। यदि हम लोग भारत के स्कोर की बात करें तो ध्यान दीजिए, हाँ एक जो चूंकि आप लोग यह जान रहे होंगे कि अभी तो वर्तमान समय में वर्ष 2026 चला, लेकिन यह 2025 का रिपोर्ट जारी किया गया है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। देखिए भारत का स्थान 2023 ईस्वी में 180 देशों में 93वां स्थान था, जबकि ध्यान दीजिए यदि हम लोग 2023 में भारत का स्थान की बात करें तो 180 देशों में भारत का स्थान 93 था। वहीं वर्ष 2024 ईस्वी में भारत का स्थान 96 हुआ और वर्ष 2025 ईस्वी में भारत का स्थान 91 हुआ। यानी कि वर्ष 2023, 24, 25 में भारत का स्कोर निम्नवत रहे हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फैक्ट्स है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स के संबंध में। ध्यान दीजिए यह जो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स है वह पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसका नाम दिया गया है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का जो सूचकांक यानी कि इंडेक्स है वह 54.43 हो गया है। 2024 में भारत के लिए यह जो स्कोर था वह 53.63 था, जो कि वर्ष 2025 में 54.43 हो गया है। यदि हम लोग वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का रैंक इसमें टोटल प्राप्त हुआ 45, जो कि वर्ष 2024 में रैंक था 41। यदि हम लोग टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहला स्थान पर है अमेरिका, दूसरा स्थान पर है फिनलैंड, तीसरा स्थान पर है सिंगापुर। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 4 स्तंभ यानी कि 4 मानकों का सहारा लिया गया है। पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है गवर्नेंस, तीसरा पीपुल एंड चौथा इम्पैक्ट। इन्हीं 4 के आधार पर नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स को पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है और भारत का रैंक है 45, 2024 में था 41। यदि हम लोग वर्ष 2025 में भारत का स्कोर की बात करें तो है 54.43। नेक्स्ट फैक्ट है कि वर्ष 2026 ईस्वी को भारत एवं फ्रांस के द्वारा नवाचार वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की 25 से 26 जनवरी के मध्य इजराइल की यात्रा संपन्न हुई।
पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वर्ष 2017 ईस्वी में इजराइल की यात्रा किया गया था। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। यानी कि स्वतंत्रता के उपरांत जब से भारत एवं इजराइल के मध्य कूटनीतिक संबंध प्रारंभ हुए हैं, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक पहली बार वर्ष 2017 ईस्वी में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल की यात्रा की गई थी और दूसरी बार इजराइल की यात्रा की गई है। इजरायली संसद का नाम है नेसेट। ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, उसी प्रकार से इजरायली संसद का नाम है नेसेट। तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल के संसद अर्थात नेसेट को भी संबोधित किया गया और इजराइल ने अपने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। नेक्स्ट है एआई इम्पैक्ट समिट। एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में यदि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिए। एआई इम्पैक्ट समिट जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया और जो एआई इम्पैक्ट समिट है वह 3 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पहला है पीपुल, नेक्स्ट है प्लैनेट और नेक्स्ट है प्रोग्रेस। यानी कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, इन्हीं 3 सिद्धांतों के आधार पर एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट की यदि हम लोग बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, एआई इम्पैक्ट समिट अभी तक यानी कि अभी तक टोटल 4 एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला समिट का आयोजन किया गया था वर्ष 2023 ईस्वी में ब्रिटेन में, दूसरा समिट का आयोजन किया गया था वर्ष 2024 ईस्वी में सियोल में, तीसरा समिट का आयोजन किया गया था 2025 फ्रांस के पेरिस में, चौथा सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में और 2027 में इसका 5वां सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में संभावित है। यानी कि स्विट्जरलैंड के द्वारा अभी इस संबंध में दावेदारी प्रस्तुत की गई, लेकिन अभी तक यह फाइनल निर्धारित नहीं है। अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ है कि किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इसके संबंध में अपनी दावेदारी को प्रस्तुत की है। यानी कि दावेदारी स्विट्जरलैंड के द्वारा पेश किया गया है। तो यह हो गया प्रतियोगिता दर्पण के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के उपरांत अब हम लोग इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पहला है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन कर दिया है। केंद्र सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के लिए आधार वर्ष जो पूर्व में 2012 थी उसे परिवर्तित कर 2024 कर दिया गया है और इस मुद्रास्फीति के आधार पर हम लोग इस नई आधार वर्ष के आधार पर हम लोग यदि मुद्रास्फीति दर की बात करते हैं तो जनवरी 2026 में मुद्रास्फीति दर रही है भारत की 2.75%। यदि ग्रामीण मुद्रास्फीति की बात करें तो वह है 2.73% और शहरी मुद्रास्फीति है 2.77%। नेक्स्ट है कि नए आधार वर्ष में 358 वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया है। 2012 का जो आधार वर्ष था उसमें टोटल 299 वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया था, लेकिन जो 2024 का आधार वर्ष निर्धारित किया गया है उसमें टोटल 358 वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया है। इस 358 वस्तुओं एवं सेवाओं की बात करें तो इसमें टोटल 308 वस्तु है और 50 प्रकार की सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। और इस आधार वर्ष को टोटल 12 भाग में वस्तुओं एवं सेवाओं का विभाजन किया गया है। जब 12 भाग में वस्तुओं एवं सेवाओं का विभाजन किया गया है तो जो टॉप 3 हैं वह पहला है खाद्य एवं पेय पदार्थ जिसका भारांश है 36.75%। दूसरा है आवास जल विद्युत गैस एवं ईंधन जिसका भारांश है 17.67% और तीसरा है परिवहन जिसका भारांश है 8.8%। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे हम लोग संक्षिप्त में IIP के रूप में भी जानते हैं तथा GDP आंकड़ों के लिए भी नया आधार वर्ष निर्धारित किया गया है जो कि 2022 और 23 है, यानी कि 2022-23 है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष हालांकि 2011-12 ही है। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और जो थोक मूल्य सूचकांक है उसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के संबंध में कि 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में अपनी सिफारिश को प्रस्तुत की थी, यानी कि अपनी सिफारिश को महामहिम राष्ट्रपति को सिफारिश को सौंपा था और उस सिफारिश को माननीय वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो वही कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग एवं उसके प्रमुख सिफारिशें। तो ध्यान दीजिए 16वें वित्त आयोग एवं उसके प्रमुख सिफारिशें को स्टार्ट करने से पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि IAS PCS सेंटर द्वारा 72 BPSC प्रीलिम्स परीक्षा, AEDO, बिहार SSC 10+2 एवं CGL आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स के संबंध में करेंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है जनवरी 2025 से। इसके साथ साथ परीक्षा मंथन, प्रत्येक महीने का बिहार करेंट अफेयर्स, PIB नोट्स, केंद्र एवं बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसके साथ साथ जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC का प्रीलिम्स एग्जाम होने तक का करेंट अफेयर्स का नेशनल इंटरनेशनल इस प्रकार से करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर का करेंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट करना है 8375934036 या 9870564701। ये दो में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वह आप लोग इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, तत्पश्चात आप लोग को पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं 16वें वित्त आयोग एवं उसके प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में। तो ध्यान दीजिए 16वें वित्त आयोग जो है वह इसका गठन किया गया था अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वर्तमान समय में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसकी जो अवधि थी यानी कि 16वें वित्त आयोग का अवधि है 2026-27 वित्तीय वर्ष से लेकर 2030-31 वित्तीय वर्ष तक। इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया और इसमें सदस्य हैं अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राज्याध्यक्ष और सौम्या क्रांति घोष इस 16वें वित्त आयोग के सदस्य थे। इसके सचिव के रूप में ऋत्विक रंजनम पांडे 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। इस 16वें वित्त आयोग ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंप दिया था। अब हम लोग इसके कुछ प्रमुख सिफारिशों की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो प्रमुख सिफारिश की गई है तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विभाज्य पुल की। तो ध्यान दीजिए आय की दूरी यानी कि इनकम डिस्टेंस जो 15वें वित्त आयोग में 45% था उसे घटाकर 16वें वित्त आयोग में 42.5% कर दिया गया। इसी प्रकार से जनसंख्या जो है वह 15% था जिसे बढ़ाकर 17.5% कर दिया गया। क्षेत्रफल जो पूर्व में 15% क्षेत्रफल के आधार पर भागीदारी प्रस्तुत किया जाता था उसे घटाकर 16वें वित्त आयोग में 10% कर दिया गया। वन एवं पारिस्थितिकी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं। हाँ, जनसांख्यिकी प्रदर्शन में 12.5% की जो सीमा थी उसे घटाकर 10% कर दिया गया है और इसी प्रकार से GDP में योगदान का 10% है। तो यह हो गया 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में प्रमुख विभाज्य पुल। नेक्स्ट है इसके अन्य रिपोर्ट में है नेक्स्ट है कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% पर बरकरार रखा गया है, यानी कि जो 15वें वित्त आयोग था उसने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% निर्धारित किया था, वही वर्तमान समय में भी है। नेक्स्ट है कि 2026 से 31 की अवधि के लिए कुल सहायता अनुदान के रूप में 16वें वित्त आयोग ने 9,47,409 करोड़ रुपया का उपबंध किया है, जिसमें कि स्थानीय निकायों को 7,91,493 करोड़ रुपया उपबंध करवाए जाएंगे। वहीं आपदा तैयारी के लिए 1,55,816 करोड़ रुपया का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है कि 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2030-31 तक केंद्र की राजकोषीय घाटा को अपने GDP का 3.5% करने का सुझाव दिया है और राज्यों के लिए यह जो सीमा है वह उसकी GSDP का 3% है। नेक्स्ट है इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्यों को अपने बिजली वितरण कंपनियों का एक क्रम के रूप में यानी कि धीरे धीरे उसका निजीकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि राज्य स्तरीय 308 निष्क्रिय उद्यमों को समीक्षा कर बंद करने का सुझाव इसने दिया। कितने उद्यमों को? तो 308 निष्क्रिय उद्यमों को। नेक्स्ट है
कि इस 16वें वित्त आयोग ने बिहार का जो हिस्सा 15वें वित्त आयोग में 10.06% था उसे घटाकर 9.95% कर दिया है। इसमें सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वह कर्नाटक की हुई है, जो कि 3.65% था, उसे 16वें वित्त आयोग में बढ़ाकर 4.13% कर दिया गया है। नेक्स्ट करेंट ग्रुप में इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने रुपये? तो 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नया आधार वर्ष 2022-23 आधार पर 2025-26 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.6% तथा सांकेतिक GDP वृद्धि दर 8.6% अनुमानित की गई है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक करेंट अफेयर्स देखने के उपरांत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि नवीनतम सामान्य ज्ञान का सेक्शन है। इसमें सबसे पहले हम लोग CCPA का पूरा नाम देखते हैं। तो CCPA का पूरा नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु के उपरांत उनकी जो पत्नी है वह सुनेत्रा पवार, वे महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बनी है। तो महाराष्ट्र की नए उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार हाल ही में शपथ लिए हैं। और ध्यान दीजिए, ये जो सुनेत्रा पवार हैं वह महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। नेक्स्ट है विनय मुरलीधर टोन्स को येस बैंक का नया प्रबंध निदेशक एवं CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के चेयरमैन के रूप में उदय कोटक को नियुक्त किया गया। यदि हम लोग गिफ्ट सिटी की बात करते हैं तो गिफ्ट सिटी के पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था हसमुख अधिया। ये पहले चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे और वर्तमान समय में जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है उदय कोटक। ये जो उदय कोटक हैं वे, ध्यान दीजिए, एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, आप लोग परिचित होंगे इस बैंक से। तो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं उदय कोटक। तो उदय कोटक को ही हाल ही में गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दीपक गुप्ता को GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर गेल की स्थापना कब की गई थी? तो इस गेल की स्थापना की गई थी वर्ष 1984 ईस्वी में गेल की स्थापना की गई थी, जिसे कि वर्ष 2013 ईस्वी में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है अशोक कुमार दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि अशोक कुमार दिल्ली के नए मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत द्वारा उर्जित पटेल को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि IMF में जो भारत है वह भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। और यदि हम लोग उर्जित पटेल की बात करें तो आप लोग परिचित होंगे इनसे। जो उर्जित पटेल हैं वे वर्ष 2016 से 2018 तक की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर के रूप में भी कार्य किए हैं। यदि हम लोग IMF की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1944 ईस्वी में। इंटरनेशनल मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये दो ब्रेटन वुड्स संस्था है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 में आयोजित की गई थी, उसी के आधार पर 1944 ईस्वी में औपचारिक रूप से इसकी जो स्थापना की घोषणा की गई थी वह वर्ष 1944 में की गई थी, लेकिन वास्तविक स्थापना की गई इसकी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वर्तमान समय में IMF में टोटल सदस्य हैं 189।
नेक्स्ट अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की बात करते हैं, तो वह है पुरस्कार एवं सम्मान। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। पहला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यदि हम लोग सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की जो घोषणा है वह इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी वर्ष 2019 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यह जो पुरस्कार है वह मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहला श्रेणी है संस्थागत श्रेणी और दूसरा श्रेणी की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा है व्यक्तिगत श्रेणी। यदि हम लोग संस्थागत श्रेणी की बात करें तो वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में आप सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रदान किया गया है और इस संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत टोटल 51 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो वर्ष 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यदि हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं तो व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2026 के लिए कर्नल सीता अशोक शेल्के को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है भू विज्ञान के क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को प्रदान किया गया। तो ध्यान दीजिए, यह जो क्रेफोर्ड पुरस्कार है वह मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में इस क्रेफोर्ड पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, जिनमें पहला है भू विज्ञान, दूसरा जैव विज्ञान, तीसरा है पॉलीऑर्थराइटिस और चौथा है गणित एवं एस्ट्रोलॉजी। इन्हीं 4 क्षेत्र में क्रेफोर्ड पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो भू विज्ञान के क्षेत्र में जो क्रेफोर्ड पुरस्कार है वह वीरभद्रन रामनाथन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार। यदि हम लोग ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं, 68वें ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। बैंड बनी को एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार प्रदान किया गया। ओलिविया डीन को सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम का अवार्ड प्रदान किया गया है। टर्न स्टील को सर्वश्रेष्ठ रैंप एल्बम का अवार्ड प्रदान किया गया है। केंड्रिक लमर को और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम का अवार्ड प्रदान किया गया है। नेट बरकाटजे को और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है बेस्ट ऑडियो बुक का अवार्ड प्रदान किया गया है द दलाई लामा को। दलाई लामा जो है वो तिब्बत के एक प्रमुख गुरु माने जाते हैं बौद्ध धर्म के, उनके द्वारा एक ऑडियो विजुअल प्रकाश जारी किया गया है, उसी के लिए बेस्ट ऑडियो बुक का अवार्ड प्रदान किया गया है द दलाई लामा को। तो यह हो गया ग्रैमी पुरस्कार के संबंध में। नेक्स्ट यदि हम लोग बाफ्टा फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं तो 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार की घोषणा हाल ही में की गई है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है पॉल थॉमस एंडरसन को। उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यही सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है हैमनेट को। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है जैसी बकली को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है रॉबर्ट अरा मायो को। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग की यदि हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया है सीन पेन को और सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है बुनमी मोसाकू को। यदि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करें कि किस डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का बाफ्टा फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया तो उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का बाफ्टा पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है जूटोपिया 2, काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक भारत की भी फिल्म है, भारत के मणिपुरी फिल्म है बुंग, जिसे सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रेन एंड फैमिली क्लब में कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है मणिपुर के फिल्म बुंग को। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि
यदि हम लोग बुंग फिल्म की बात करें तो बुंग फिल्म के संबंध में 2-3 फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह भारत के मणिपुर की बुंग फिल्म भारत की पहली फिल्म बनी है और इस बुंग की जो निर्देशक हैं उनका नाम है लक्ष्मी प्रिया। तो ये जो फैक्ट्स हो गया काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि हाल ही में बीबीसी की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया। यह जो पुरस्कार है इस पुरस्कार की घोषणा बीबीसी के द्वारा वर्ष 2019 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 2019 ईस्वी में यह पुरस्कार पीवी सिंधु को प्रदान किया गया था और वर्ष 2024 ईस्वी में यह पुरस्कार मनु भाकर को प्रदान किया गया और वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत पुरस्कार विजेता को 1.01 करोड़ रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो सबसे पहला है वर्ल्ड वेटलैंड डे। यह जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसका यानी कि वर्ष 2026 ईस्वी में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया इसका यदि हम लोग थीम की बात करें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी का थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। इसी प्रकार से यदि हम लोग विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2026 का विश्व कैंसर दिवस का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विश्व दाल दिवस, वर्ल्ड पल्स डे। यदि हम लोग विश्व दाल दिवस की बात करें तो ध्यान दीजिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 73वें सत्र में वर्ष 2018 ईस्वी में प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और तदुपरांत उसी के बाद से वर्ष 2019 ईस्वी में पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व दाल दिवस का आयोजन किया गया और उसके बाद से यानी कि वर्ष 2019 ईस्वी से लगातार प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है विश्व रेडियो दिवस, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है जो कि एक युवाओं के लिए जेन जेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है वैलेंटाइन डे यानी कि वैलेंटाइन दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2007 ईस्वी में की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाएगा। उसके उपरांत से प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेटहुड डे यानी कि स्टेटहुड डे का मतलब होता है कि 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम को एक साथ ही राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उसी के उपरांत प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को स्टेटहुड डे का आयोजन किया जाता है। यदि हम लोग मिजोरम की बात करें तो ध्यान दीजिए मिजोरम जो है वह 1972 ईस्वी के पूर्व जो मिजोरम है वह असम का भाग था, लेकिन वर्ष 1972 ईस्वी में असम से अलग करने के उपरांत असम से अलग कर मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब? तो 1972 ईस्वी में। तदुपरांत 1972 के जस्ट ही कुछ ही वर्षों के अंतराल पर वर्ष 1987 ईस्वी में यानी कि लगभग 15 वर्ष के उपरांत वर्ष 1987 ईस्वी में मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। कब? तो 20 फरवरी को। तो उसी के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को स्टेटहुड डे का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ध्यान दीजिए बांग्लादेश सरकार के अनुरोध पर यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 17 नवंबर को ही उस प्रस्ताव को यूनेस्को द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई कि प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है। तो सीवी रमन के द्वारा जो रमन प्रभाव की घोषणा की गई थी
तो रमन प्रभाव की खोज चूंकि 28 फरवरी 1928 ईस्वी को की गई थी, तो इसी के अवसर पर 28 फरवरी को ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो वर्ष 2026 ईस्वी में मनाया गया 28 फरवरी को, इस राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है वीमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स, अब हम लोग कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पुस्तक है द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन ए जर्नी थ्रू टाइम, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट है लाइटनिंग किड, ये विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। और नेक्स्ट पुस्तक है थिंकिंग ऑफ विंटर, ये शांतनु नायडू द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट यदि हम लोग सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव की बात करें तो ध्यान दीजिए, जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव है इसका आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद जिला के सूरजकुंड में। यह 39वां संस्करण है। 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के मध्य इस सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। यदि हम लोग सूरजकुंड मेले की थीम की बात करें तो इसका थीम है लोकल टू ग्लोबल। और इसका थीम राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं मेघालय इसका थीम राज्य है। इसके अलावा साझेदार देश के रूप में इसमें मिस्र को शामिल किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है बायोफैच 2026। तो बायोफैच 2026 का आयोजन जर्मनी के नुरेमबर्ग में किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। यानी कि बायोफैच 2026 के अंतर्गत भारत को वर्ष 2026 के लिए कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट फैक्ट्स है उससे डिस्कस करने के पूर्व हम लोग तेजस 2.0 करेंट अफेयर्स के बारे में यदि हम लोग संक्षिप्त चर्चा करें तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, एईडीओ, बिहार एसएससी, इसके साथ साथ बिहार सीजीएल, बिहार एसआई आदि परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर के द्वारा करेंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम तक प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रत्येक महीने का परीक्षा मंथन का शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिहार करेंट अफेयर्स उपलब्ध है। पीआईबी इकोनॉमिक सर्वे एवं बजट केंद्र एवं बिहार दोनों सरकार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जनवरी 2025 से लेकर प्रारंभिक परीक्षा होने तक का न्यूज़पेपर का करेंट अफेयर्स भी इसके अंतर्गत हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 399। आपको पेमेंट करना है 8375934036। ये दो नंबर यहाँ दिया हुआ है। इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट्स है खेलकूद के संबंध में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के बारे में। तो देखिए यह 12वां संस्करण है जिसका आयोजन चीन के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया। चीन 34 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है, जिसमें 10 स्वर्ण पदक हैं, 11 रजत पदक है और 13 कांस्य पदक के साथ चीन जो है वह इस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रहा है। जबकि भारत की यदि हम लोग बात करें तो भारत 5 पदक के साथ 7वां स्थान पर रहा है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन चीन के किंगदाओ में किया गया। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहा जापान और महिला वर्ग में विजेता रहा दक्षिण कोरिया, जबकि चीन जो है वह पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्ग में उपविजेता रहा है। नेक्स्ट है कतर ओपन टेनिस 2026। यदि हम लोग कतर ओपन टेनिस 2026 की बात करें तो महिला एकल की विजेता रही चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा महिला एकल की विजेता रही हैं, जबकि उप विजेता रही हैं कनाडा की विक्टोरिया मबोको। यदि हम लोग महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में विजेता रहे हैं अन्ना डानेलिना और एलेक्सांद्रा क्रोनिक। पुरुष एकल में यानी कि कतर ओपन टेनिस के पुरुष एकल के विजेता रहे हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज और उप विजेता रहने वाले हैं फ्रांस के आर्थर फेल्सिए, पुरुष एकल में उप विजेता रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग अब ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल का विजेता रहे हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज और उप विजेता हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में विजेता रहे हैं कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना
और बेलारूस की आरियाना सवालेंका ये महिला एकल वर्ग में उप विजेता रही हैं। यदि हम लोग कार्लोस अल्कराज की बात करें तो कार्लोस अल्कराज विश्व के सबसे कम उम्र के कैरियर ग्रैंड स्लैम विजेता बन गए हैं, मात्र 22 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप। देखिए यह आईसीसी का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया वह अभी तक का 16वां संस्करण है, जिसका आयोजन संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे एवं नामीबिया इन दो देशों द्वारा इसका आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। फाइनल मैच भारत एवं इंग्लैंड के मध्य हुआ, जिसमें भारत इस टूर्नामेंट का विजेता रहा और इंग्लैंड उप विजेता रहा है। भारत जो है वह 6ठी बार यह खिताब जीता है, यानी कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का 6ठी बार भारत विजेता रहा। इस अंडर 19 जो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया उसका सर्वाधिक रन बनाने वाले हैं इंग्लैंड के बेन मायेस, जो कि टोटल 444 रन बनाए हैं, और इंग्लैंड के ही मैनी लुम्सडेन है जो कि सर्वाधिक विकेट यानी कि 16 विकेट लिए हैं। चलिए अब हम लोग विमेन प्रीमियर लीग की बात करते हैं। जिस प्रकार से आईपीएल टीम का आयोजन किया जाता है उसी प्रकार से महिला क्रिकेट के लिए विमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाता है। तो वर्तमान समय में 4था संस्करण इसका आयोजन किया गया, जिसके विजेता रही हैं आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके कप्तान है स्मृति मंधाना, इसके विजेता रहे हैं, जबकि उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा है। आरसीबी जो है वह वर्ष 2024 को उपरांत वर्ष 2026 में दूसरी बार विजेता बनी है। टोटल इसमें 5 टीमें शामिल हुए और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड स्मृति मंधाना को प्रदान किया गया, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड गुजरात जायंट्स के सोफी डिवाइन को प्रदान किया गया। यदि हम लोग विमेन प्रीमियर लीग की चर्चा करें तो विमेन प्रीमियर लीग की जो शुरुआत है वह की गई थी वर्ष 2023 ईस्वी में, यानी कि वर्ष 2023 से लेकर यदि हम लोग 2023 से लेकर 2026 की अवधि की बात करें तो इस अवधि के मध्य टोटल 4 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 2023 के विजेता रहे हैं मुंबई इंडियंस और 2025 के भी विजेता थे मुंबई इंडियंस, और 2024 एवं 2026 दोनों के विजेता रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि वर्ष 2023 एवं 2025 के विजेता है उसका नाम है मुंबई इंडियंस टीम, और 2024 एवं 2026 के विजेता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो यह हो गया विमेन प्रीमियर लीग के संबंध में। नेक्स्ट फैक्ट्स है 25वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2026। इसका आयोजन जो है वह इटली के मिलान एवं कोर्टिना नामक 2 शहरों में 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। आईओसी यानी कि यदि हम लोग ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष की बात करें तो जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कॉवेंटी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। 92 देशों के टोटल 2871 एथलीट्स जो है इसमें शामिल। कितने? 92 देशों के कितने एथलीट्स? तो 2871, जिसमें कि 1533 पुरुष थे और 1338 महिला वर्ग थे। नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत 8 खेलों में टोटल 116 स्पर्धा खेले गए हैं। उद्घाटन समारोह में आरिफ खान एवं समापन समारोह में स्टैंजिन लुंडपू भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे। इसके साथ साथ यदि हम लोग शीतकालीन ओलंपिक की ध्येय वाक्य की बात करें तो उसका नाम है इट्स योर वाइव है। ध्येय वाक्य है इट्स योर वाइव है। शुभंकर था, टीना एवं मीलो। इसके अलावा यदि हम लोग इस ओलंपिक में प्रथम शीर्ष स्थान की बात करें तो जो नॉर्वे है वह लगातार चौथा वर्ष 41 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें 18 स्वर्ण पदक हैं, 12 रजत पदक हैं और 11 कांस्य पदक है। इसके अलावा 26वां शीतकालीन ओलंपिक है। इसका आयोजन वर्ष 2030 ईस्वी में 26वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस में किए जाने का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है आई लिव कनेक्ट क्या है। हाल ही में खबरों में रहा आई लिव कनेक्ट क्या है, तो विश्व का पहला डॉक्टर संचालित एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम है जिसका नाम दिया गया है आई लिव कनेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में रेटिनल रोगों के उपचार के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज के द्वारा एनीरा नामक, ध्यान दीजिए, एक दवा का नाम है एनीरा नामक एक स्वदेशी बायोसिमिलर दवा लॉन्च की गई है। किस कंपनी के द्वारा?
तो जाइडस लाइफ साइंसेज के द्वारा रेटिनल रोगों के उपचार के लिए, यानी कि आंख के रेटिना से संबंधित रोगों के उपचार के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज नामक एक कंपनी के द्वारा एनीरा नाम से एक स्वदेशी बायोसिमिलर दवा लॉन्च किया गया है। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि आखिर बायोसिमिलर दवा क्या होता है। तो वैसी दवा जो जीवित कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, स्टेम सेल आदि की सहायता से बनाए जाते हैं, उस प्रकार की दवा को बायोसिमिलर दवा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट्स है गैलेक्स आई। ध्यान दीजिए, यह है गैलेक्स आई भारत का पहला निजी सैटेलाइट ऑपरेटर बन गया है, जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा की मार्केटिंग एवं रीसेलिंग NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है इन स्पेस ने सैटेलाइट बस एज ए सर्विस पहल के लिए 3 भारतीय स्टार्टअप का चयन किया है, जिसमें पहला है ध्रुव स्पेस, दूसरा है अजिस्ता इंडस्ट्रीज और तीसरा है एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी। तो ये जो दोनों फैक्ट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि माफ करिएगा, नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा टाइम वॉर्पड क्या है। तो हाल ही में खोजा गया एक प्रकार का सुपरनोवा है, जिसकी हाल ही में खोज की गई है, तो उस सुपरनोवा का नाम दिया गया है टाइम वॉर्पड। नेक्स्ट फैक्ट्स है हाल ही में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है। इसमें 6 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के 28 विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से भारत भी अपना पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है। बोधन AI, ध्यान दीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बोधन AI। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने IIT मद्रास में 500 करोड़ रुपया की लागत से भारत एडुटेक स्टैक विकसित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है बोधन AI। नेक्स्ट है ASC अर्जुन। यदि हम लोग ASC अर्जुन की बात करें तो हाल ही में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर एक ASC अर्जुन नाम से एक ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है ASC अर्जुन। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि भारत के पहले AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा की गई है। नेक्स्ट यदि हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करंट अफेयर्स की बात करें तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है नागालैंड की संगतम जनजाति ने पेंगोलिन संरक्षण के लिए इसके शिकार एवं तस्करी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हाल ही में यदि हम लोग इंडियन पेंगोलिन की बात करें, ध्यान दीजिए यह जो पेंगोलिन है इसके टोटल 8 प्रजाति पाई जाती है। पेंगोलिन की टोटल 8 प्रजाति पाई जाती है। उसमें से यदि हम लोग भारतीय प्रजाति की बात करें तो जो भारत में पाई जाने वाली पेंगोलिन की जो प्रजाति है वह IUCN स्टेटस के अनुसार इंडेंजर्ड है, यानी कि संकटग्रस्त है। चलिए नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाया गया है। किस टाइगर रिजर्व में? तो सीता नदी टाइगर रिजर्व में। इसके संबंध में 2 प्रश्न बनने की संभावना है। पहला तो यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को लॉन्च किया गया है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछता है कि हाल ही में खबरों में रहा सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो इसका आंसर लगाएंगे छत्तीसगढ़। तो कह रहा है कि हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को लॉन्च किया गया है। यह जो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट है वह पूर्व में वल्चर रेस्टोरेंट जो कि स्थापित की गई थी इंद्रावती नेशनल पार्क में, उसी प्रकार का एक विस्तारित भाग के रूप में छत्तीसगढ़ वन विभाग के द्वारा सीता नदी टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल रेस्टोरेंट को लॉन्च किया गया है। यदि हम लोग हॉर्नबिल की IUCN स्टेटस की बात करें तो ध्यान दीजिए यह जो हॉर्नबिल है वह IUCN की रेड बुक लिस्ट के अनुसार नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट है खेती के माध्यम से उगाए गए औषधीय पौधों के लिए हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता
प्राधिकरण ने उत्पत्ति प्रमाण पत्र पोर्टल प्रारंभ किया है। यदि हम लोग राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स की, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करें तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक प्रकार की वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 यानी कि जो 2002 ईस्वी में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था, उसी को आधार बनाकर 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई और इसका जो हेड क्वार्टर है वह है चेन्नई में। यदि हम लोग राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 10 पदेन सदस्य होते हैं जो कि भारत सरकार के सदस्य होते हैं, और इसके अलावा इसमें 5 गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है। तो यह हो गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में एग्जाम ओरिएंटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा नंधौर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो नंधौर वन्य जीव अभयारण्य है वह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि देश का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट हाल ही में अंडमान सागर के नॉर्थ बे यानी कि नॉर्थ बे के श्री विजयपुरम में प्रारंभ किया गया है। यानी कि देश का पहला ओपन सी फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सागर के नॉर्थ बे के श्री विजयपुरम में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण को सम्मानित किया गया। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र ने अंडमान एवं निकोबार में स्वराज द्वीप के किनारे अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय सेवा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र के द्वारा क्षेत्रीय सेवा केंद्र की स्थापना करने का निर्णय अंडमान एवं निकोबार में स्वराज द्वीप पर लिया गया। यानी कि इसकी जो स्थापना है, क्षेत्रीय सेवा केंद्र की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र के द्वारा अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप पर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यदि स्मरणीय तथ्य की बात करें तो स्मरणीय तथ्य के अंतर्गत राष्ट्रीय फैक्ट्स में सबसे पहला है कि 16 से 20 फरवरी 2026 के मध्य AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस समिट का आयोजन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट है, 12 से 13 फरवरी 2026 के बीच कहाँ भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किस मंत्रालय ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। अभी मैंने बताया था कि गृह मंत्रालय के द्वारा वंदे मातरम के यानी कि राष्ट्रीय गीत के गायन को अनिवार्य कर दिया गया और इसके लिए जो अवधि निर्धारित की गई है, गायन की अवधि निर्धारित की गई है 3 मिनट 10 सेकंड। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी प्रदान की है? तो है 1 लाख करोड़ रुपया। नए आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो थोड़ी देर पहले ही मैं कंपेयर करके बताया था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसका जो आंकड़ा है वह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आंकड़ा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड अस्थायी समिति द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डाइवर्जन की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को किस राज्य के द्वारा हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2026 को राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके पूर्व जो पिछला सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था वर्ष 1999 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। 25 वर्षों के उपरांत इसका ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 24 फरवरी
2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन जो है वह 25 वर्षों से अधिक के लंबे अंतराल के बाद इसका आयोजन किया गया। इससे पूर्व इसका जो पिछला सम्मेलन है वह वर्ष 1999 ईस्वी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा वर्टिकल डिवोल्यूशन में कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, तो वह है 41%। 15वें वित्त आयोग की भी यदि हम लोग चर्चा करें 15वें वित्त आयोग में भी, तो 15वें वित्त आयोग ने भी इसकी सीमा 41% ही रखी थी और 16वें वित्त आयोग ने इसकी सीमा को बरकरार रखा है कितना, तो 41% पर ही। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रति मामले अधिकतम कितनी राशि तक का मुआवजा दिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25,000। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत मलेशिया संबंधों को अगस्त 2024 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मलेशिया यात्रा कब की, तो 7 से 8 फरवरी 2026 को। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी कब भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, 5 से 10 फरवरी 2026। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य रक्षा सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र MOU हस्ताक्षर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट है कि 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की वार्षिक बैठक जर्मनी के म्यूनिख में कब आयोजित की गई, तो 13 से 15 फरवरी 2026 के मध्य इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में तूफान मार्टा, ध्यान दीजिए, तूफान मार्टा ने यूरोप के किस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई और कृषि को व्यापक नुकसान पहुंचाया, तो उसका नाम है आइबेरियन द्वीप, जो कि सामान्यतः स्पेन और पुर्तगाल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बांग्लादेश में हुए चुनाव में किस पार्टी ने 300 में से 209 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, तो वह है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे संक्षिप्त में BNP के रूप में भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो उस आंसर हो जाएगा तेजस्विनी शंकर। नेक्स्ट है कि 2026 एशियाई राइफल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया, तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। इसका जो आयोजन है वह 3 से 5 फरवरी 2026 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया। इस सम्मेलन का थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि भविष्य की सरकारों को एक नया आकार देना। और आज का लास्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस है और 2 फरवरी को आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।